आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 जो है, जो अभी है इस साल में 6.5 है, अगले साल शायद यही वाली एक्सरसाइज की और भी हो सकती है, क्योंकि ये नेशनल बुक फाउंडेशन वाले अक्सर बुक्स में एक्सरसाइज का नंबर चेंज कर देते हैं, तो वीडियो के अंदर वही आ रही होती है। तो एक्सरसाइज 6.5 है, इसके अंदर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं सारी, ठीक है ना। ये 10 टोटल हैं, तो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वही इसमें हमने इसमें अप्लाई होंगी। और वो कैसे अप्लाई होंगी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसको ज़रा आपको रिकैप करा देता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, तो ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है ये हम पिछली एक्सरसाइजों में काफ़ी कर चुके हैं, हमारे काफ़ी हद तक ये ज़हन में अच्छी तरह से हमें याद हो चुकी हैं। फिर भी आपका इसका जो मेथड था, इसमें ये होता है कि टोटल 3 तरह की चीज़ें होती हैं एक ट्रायंगल के अंदर ना, जो हमने 3 तरह की अगर वैल्यू दी हों, यानी 3 तरह की वैल्यूज़ में से अगर 2 वैल्यू दी हों तो तीसरी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। यानी एक एंगल और 2 साइड, वो 2 साइड कोई भी हो सकती हैं। तो ये अगर इन साइड की जैसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ताल्लुक होता है साइन के साथ, इसका बेस और हाइपोटेन्यूज का होता है कॉस के साथ, परपेंडिकुलर और बेस का जो टेंजेंट होता है उसके साथ होता है। तो इसी तरह सम टाइम दोनों साइड तो दी होती हैं लेकिन एंगल हमने मालूम करना होता है, तो एंगल मालूम करने के लिए यही वाली जो वैल्यूज़ हैं दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाती हैं। तो इस तरह हम एंगल्स भी मालूम कर सकते हैं और साइड्स भी। आइए देखते हैं कि ये वाली सारी एप्लीकेशंस कैसे हम इन क्वेश्चंस के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई करते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। इसमें 2 तरह की और टर्म्स आएंगी, जो उसका भी हमें पता होना ज़रूरी है। जिस पॉइंट से जिस लेवल पे हम देख रहे हैं उस आँख के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर को एंगल बन रहा है, यानी हमारे लेवल से जहाँ से देख रहे हैं उसके लेवल से जो ऊपर को एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और उस लेवल से जो नीचे को एंगल बन रहा है, ठीक है, नीचे को, वो एंगल ऑफ डिपर्शन। तो ये 2 तरह के एंगल आपने ज़हन में रखना है कि जब भी इन दोनों की बात आए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर को होता है और एंगल ऑफ जो डिपर्शन है वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे को बन रहा होता है। वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट होती है, उसकी जो इबारत होती है, उसको समझना ही मगर बहुत ज़रूरी होता है। जब वो स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो हमारा मोस्टली क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर जाते हैं। तो अब इसमें देखें कि इसमें है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक ट्री है, वहाँ से एक पॉइंट 20 मीटर के फासले पे है। और वो पॉइंट का क्या है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। अब इसमें देखिए कि ये एक ट्री है और ये इस ट्री से एक पॉइंट है किसी भी जगह पे, और उस पॉइंट का, ये पॉइंट का जो फासला है वो है 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट से जो ट्री के टॉप पे जा रहा है, ऐसे करके ये एंगल है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो ये जो ट्री है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना आप इसके ऐसी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बना सकते हैं। ये एक बन जाती है ट्रायंगल, ठीक है ना, इस तरह की ट्रायंगल ये वाली, ये ऐसे ही है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने ये किया है। तो अब इसमें देखें कि अब इसमें कौन सी 2 साइड दी हुई हैं और कौन सा एंगल दिया हुआ है। जो एंगल होता है, एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा हमने परपेंडिकुलर कंसीडर करना है, हमेशा, ये रूल है। और इसके 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है, और इसके ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड बेस हो जाती है, ये बेस है। अब इसमें जो हाइट है फाइंड करनी, यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये 2 साइड दी हुई हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी रेशो होती है, तो जब भी रेशो का, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो का आता है, तो परपेंडिकुलर और जो बेस है इसके साथ जो हमारी बनती है ना रेशो, वो tan होती है, टेंजेंट, या टेंजेंट थीटा, ठीक है। इसमें देखें कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ इन तीनों में से कोई और तो नहीं है। इसमें देखें परपेंडिकुलर और बेस, तो आपने इस तरह करके आपने वो करना है कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये वाला है। तो इसमें देखें कि इसमें थोड़ा सा पहले लिख भी लेते हैं।
तो इस डाटा के मुताबिक जब हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती है टेंजेंट थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके अंदर हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। अब देखिए इसमें जो थीटा की वैल्यू है यानी एंगल है वो 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये वाला हाइट है ना, ये फाइंड करना है, यानी हाइट फाइंड करनी जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, और बेस की वैल्यू 20 है। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो आ जाएगा इधर ही, ये 20 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही हम जो इसमें टेंजेंट 30 है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कैलकुलेटर से तो 1/3 अंडर रूट आती है, तो अगर हम इसको डेसिमल में भी करेंगे तो ये आ जाती है 0.5773। अब इसको 20 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.547। तो अगर इसको हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक भी करें तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू 11.55, इसका यूनिट मीटर में था तो ये भी मीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ ट्री, इसके साथ आप लिख भी सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल की जो हाइट है 10 मीटर है, उसका जो शेड है ना ये है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, कि उसके ग्राउंड से यानी ऊपर जो पोल से जो नीचे को सूरज से जो एंगल बन रहा है वो ग्राउंड के साथ वो हमने एंगल मालूम करना है। तो इसमें देखें कि उसने ये उन्होंने दिया हुआ लेंथ ऑफ शेडो, ये पोल है, ये उसका शेडो है। तो इसमें आता है द लेंथ ऑफ शेडो 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर उसकी हाइट है, और शेडो जो उसका ना वो 10 × 3 अंडर रूट है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ज़ाहिर बात है सूरज यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये सूरज से जो इस तरह यहाँ से जो एंगल बन रहा है सूरज की तरफ, वो एंगल जो है ना वो एंगल हमने मालूम करना है। अब इस वाले स्टेटमेंट, इस वाली जो डायग्राम में जो बन रही है इसमें भी देखें ये जो दोनों साइड दी हुई है परपेंडिकुलर और बेस, जब हम वो देखते हैं अपना जो टेबल भरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो टेंजेंट एंगल ही आता है, तो हम टेंजेंट थीटा के साथ ये टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ये वाली रेशियो के साथ हम एंगल फाइंड करेंगे। तो जब ये हमने स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम ड्रा कर ली है, ये डायग्राम रफ ही ड्रा करनी होती है, कोई ऐसे स्केल के साथ मैश करके नहीं है। तो अब इसमें देखें कि इन दोनों का, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों साइड का जो रेशो होती है वो टेंजेंट्स होती है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये थीटा क्योंकि हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ना वो 10 है, और जो बेस है वो है 10 × 3 अंडर रूट। अब इसमें देखिए कि जब एंगल फाइंड करना हो ना तो थीटा इधर आ जाएगा, तो ये टेंजेंट जो भी यहाँ पे होता है वो दूसरी तरफ जाके उसका इन्वर्स हो जाता है। ये 10 से 10 कट गया, ऊपर 1 बच गया, 1/3 अंडर रूट। अब एक तो हम इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वहाँ से भी हम देख सकते हैं इसकी इन्वर्स वैल्यू, वरना ऐसा दौर नहीं है, हम इसको आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 1/3 अंडर रूट, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेटर से किया, तो शिफ्ट दबा के 10 को दबाते हैं ये टेंजेंट्स को, तो ये 10 जो टेंजेंट इन्वर्स आ जाता है, आगे 1/3 अंडर रूट, इसकी वैल्यू आ गई 30, ठीक है ना। तो 30 डिग्री एंगल आ गया। तो ये इस तरह करके हम लिख देंगे, वरना यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे फिर भी ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी हुई थी ना ये वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे स्टेटमेंट आगे लिख देंगे, अगर टाइम है तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में है द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन अ शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। इस तरह की वो ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल की जो हर साइड है ना वो है 1.6 मीटर, यानी 1.6 मीटर ये है, 1.6 मीटर ये है, 1.6 मीटर ही ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, तो विंडो की जो हाइट है ना ये फाइंड करनी है। ये जो ऊपर से जो हाइट होती है ना, ये
इसके साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रही होती है। और इसको दूसरा इसका जो रूल होता है, इसको बाइसेक्ट कर रही होती है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, इसका जो हाइट होती है ये अपोजिट साइड को हाफ कर रही होती है। अब इसको हाफ वाले मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? एक एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ऐसे हम एंगल वाले मेथड से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। और दूसरा हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है, क्योंकि जब दो साइडें दी होंगी तीसरी साइड मालूम करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। दोनों मेथड ही ठीक हैं, जो सा आप करना चाहें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ना एंगल के मेथड से वो करवाता हूँ। इसमें देखिए कि ये हमने इसकी हाइट मालूम करनी है, ठीक है, हाइट ये हमने मालूम करनी है। और हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये वाली को, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो हमारी हाइपोटेन्यूज है वो इसमें चाहे हाइपोटेन्यूज लिख लें या आप इसको लिख लें एक साइड ऑफ यानी वन साइड ऑफ आ विंडो 1.6, ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि और इसमें जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब इसमें देखें कि इसमें इस वाली ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड भी दी हुई है। जब एक एंगल और एक साइड दी हो तो हम उसका तीसरा जो आइटम होता है ना, जैसे ये देखिए मैं बता रहा था, इसमें टोटल 3 आइटम्स होते हैं, एंगल और 2 साइड। इनमें से कोई भी 2 वैल्यू का हमें पता हो ना तो इसमें थर्ड वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो इस वाले के अंदर हमें एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है और थर्ड इसमें जो तीसरी वैल्यू है जो एक साइड की है वो हम मालूम कर सकते हैं। अब देखें इस एंगल ये इसका एंगल के अपोजिट साइड ये है, इसके होता है हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें परपेंडिकुलर एक्स है वो हमने मालूम करना है और इसमें ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होती है ना वो साइन थीटा होती है, ठीक है, सम पीपल हैव। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60 एंगल था ना, वो 60 एंगल कैसे आया? मैंने बताया था ना कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हों, यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। अगर आप ये एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है कि उसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो जब साइड इक्वल हों तो उसमें फिर ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें टोटल जो सम ऑफ होता है एंगल्स होता है, यानी कि सम ऑफ एंगल एक ट्रायंगल का होता है 180। तो इसमें क्योंकि टोटल एंगल 3 होते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ना वो हमने मालूम करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1.6। अब जो वैल्यू मालूम करनी है ये रह जाएगी इधर ही x, और ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी और 1.6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे तो आ जाती है या टेबल के ऊपर 3√/2। तो जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.385, ठीक है। तो जब इसको हम राउंड ऑफ करें, जैसे कि बुक के पीछे दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही है, तो 2 डिजिट तक है। नेक्स्ट वाले को जब हम ड्रॉप करेंगे ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये x आ गया 1.39। तो ये हाइट ऑफ विंडो आ गई। तो इस तरह करके नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। ये देखिए आपकी एक फेवरेट जो है चीज़ है वो आ गई स्लाइड। बच्चे बड़े शौक से स्लाइड में बैठते हैं। अब आप बड़े हो गए हो लेकिन किसी दौर में स्लाइड आपकी भी फेवरेट थी। तो स्लाइड जैसा कि आपको पता है ऐसे होती है। तो उन्होंने ये बताया कि उस स्लाइड की जो हाइट है वो है 5 मीटर, ठीक है ना। स्लाइड की हाइट 5 मीटर है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग टॉप ऑफ द स्लाइड। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, एक लड़की है वो ऊपर स्लाइड के बैठी हुई है। स्लाइड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिपर्शन। एंगल ऑफ डिपर्शन क्या होता है? जो बंदा देख रहा है वहाँ से ऐसे ये वहाँ से ये स्लाइड के साथ जो एंगल बन रहा है ये
30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो पैरेलल साइड होती है ना उनके दरमियान, ठीक है ना, जो उसका ट्रांसवर्स होता है, जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल इधर होता है, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं ना। ये एक रूल है अल्टरनेट एंगल्स का, क्योंकि इसमें ये भी पैरेलल है, ये जो नीचे ग्राउंड के साथ है ये ग्राउंड के साथ, और ये वाली साइड पैरेलल होती है। तो जैसे ये लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। ये अगर 30 का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का ही है। ये डबल लाइन सर मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा स्लाइड की शक्ल दी है, वरना आपने एक ही इसकी लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो ये स्लाइड की जो लेंथ है ना ये हमने मालूम करनी है। इसके जो अननोन होता है वहाँ पे हमने x लिख दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि दो साइड और एक एंगल हमें मालूम है। अब इसमें एक ये एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है इनकी जो रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होती है साइन थीटा की इक्वल होती है। तो ये मैंने डाटा भी लिख दिया। अब इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का होता है वो साइन होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव। ठीक है ना, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसमें एंगल का डिसाइड होता है कि कौन सी साइड दी हुई है, उन साइडों के मुताबिक, इसमें जो साइडें दी होती है ना उसके मुताबिक ये एंगल का फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया और यहाँ पे हम टेंजेंट लिख दें, ऐसा नहीं है। जो साइड दी होती है उसके मुताबिक यहाँ पे एंगल होता है। अब साइन थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 30, साइन 30, परपेंडिकुलर इसका 5 है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसकी चाहे वैल्यू आप निकाल लें, ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आपने कैलकुलेटर से निकाल लें या टेबल पे निकाल लें, और ये x इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x की क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, x रह गया इधर ही, या 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 to the 10, जो भी इसका यूनिट था मीटर्स में था तो इसके साथ भी हम मीटर्स लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आ गई, x हमारा क्या था, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड आ चुकी है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वो बात कर रहा है कि 2 पिलर्स आर इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोडवे। एक रोड है, ठीक है ना, उसके दोनों साइड्स पे पिलर है और पिलर की जो हाइट है वो इक्वल है, जितनी एक की है ना उतनी दूसरे की है। ट्रिपल स्टैंड इधर आउटसाइड विच इज़ 120 मीटर वाइड, यानी कि वो रोड की बात कर रहे हैं कि रोड वे विच इज़, ये रोड जो है ना ये 120 मीटर वाइड है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 मीटर इसकी विड्थ है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, इन दोनों पिलर्स के दरमियान में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि वो पॉइंट्स के ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई पॉइंट है, वो पॉइंट आप जहाँ मर्जी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में नहीं है। दरमियान में होगा तो एंगल बराबर होता है, दरमियान में नहीं है, या थोड़ा सा इधर है या इधर है। जिस तरफ आपका दिल चाह रहा है ना वो आप एंगल बना लें। जिस तरफ पिलर के करीब होगा उधर एंगल बनेगा 60 का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको पता है कि ऐसे करके एंगल बन रहा होता है। और जिस तरफ ये पिलर से दूर होगा वो एंगल ज़रा कम होता है, वो होगा 30 डिग्री का। ये उन्होंने बताया हुआ है कि एक एंगल 60 डिग्री का और एक एंगल 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, हर पिलर की जो हाइट है ये हमने मालूम करनी है, क्योंकि हाइट की इनकी हाइट इक्वल है। तो अगर ये मालूम करनी है तो मतलब कि ये भी मालूम करनी है, एक ही बात है ये। एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन भी बतानी है। इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, बल्कि ये ट्रायंगल्स को कोई नाम दे देते हैं, A, B, C, ये D, और इसको E का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। इसमें देखिए हम किसी अगर एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में जो हमारे पास रेशोज़ होती हैं, रेशोज़ के अंदर हमें 2 वैल्यू का पता होना ज़रूरी होता है। टोटल 3 चीज़ें होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 में से 2 वैल्यू का मालूम होना हमें ज़रूरी होता है, तो फिर हम वो वैल्यू मालूम करते हैं। अब ये जो हमारे पास दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर 2 वैल्यू नहीं है,
ये पॉइंट हाफ नहीं है, वरना हम इसको हाफ कर देते, ऐसा अब नहीं है। ये पॉइंट किसी भी जगह पे आप, हमें नहीं पता कि वो कितने फासले पे और कहाँ पे है, ये पोजीशन मालूम करनी है, ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। तो इसी तरह हमने अब एक एंगल के साथ ही हमने और हाइट सब की है, इसकी हेल्प के साथ हमने अब ये वैल्यू जो अननोन है ये मालूम करनी है। इसका मेथड बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम ओकेशंस के अंदर नहीं एक्स और वाई होता है, दो ओकेशन दी होती हैं, हम उसमें से दो ओकेशन बनाते हैं, फिर उनको कैंसिल करके बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इनको सॉल्व करना है। तो अब ये टोटल तो 120 है, तो किसी एक साइड को आप सपोज कर लें कि ये एक्स है, यहाँ से लेके ना बी से लेके ई तक एक्स है जो कि अननोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये टोटल 120 है तो x यहाँ से निकल गया, तो बाकी कितना रह गया, ये वाला 120 में से माइनस एक्स कर देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी a से लेके e तक 120 माइनस एक्स है। अब देखें कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले इनकी ये जो वैल्यू दी हुई है ना, मैंने अभी जो लिखी है, ये यहाँ पे ज़रा मैं क्लियर करके लिख दूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने इस वाले को भी x का नाम दिया, इसको भी x, इसको और चेंज कर देते हैं, इसको हम h कर लेते हैं, हाइट को h, ये सेम हो गए, क्योंकि हाइट और चीज़ है, ये जो फासला ना ये और चीज़ है, इसको x कर लेते हैं, तो ये हाइट होगी। अब इसमें इन ट्रायंगल ADE, तो इस वाली ट्रायंगल में ADE को जब हम देखते हैं, दोनों में ऐसे है, इस ट्रायंगल को देखते हैं तो जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है वो नहीं दी हुई, बल्कि इसके साथ वाली एक हाइट है, हाइट मालूम करनी है, और एक इसमें बेस है। हाइट और बेस के साथ जो हमारा होता है ना एंगल, एक एंगल दिया हुआ वो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए इसकी जगह पे वैल्यू लिखते हैं। अब टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर जो है ना इस 90 डिग्री के इस एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर इसमें हमने मालूम करना है, जिसको हमने एच का नाम दिया, यानी हाइट, ये एच हाइपोटेन्यूज नहीं हाइट है ये, और बेस इसमें है 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स। अब इसमें जो tan 30 है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट में आती है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.5773, और ये जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है ना, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरफ सिर्फ ये एच रह गई, यानी हाइट रह गई। इसको आप चाहे यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यहीं पे मल्टीप्लाई करवा दें, या नेक्स्ट टाइम में करवा दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाता है 69.276, ठीक है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 28 कर लेंगे, 28, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये मल्टीप्लाई इससे भी, एक्स से भी होगा, जो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा 0.5773 एक्स इक्वल टू हाइट। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें। जिस तरह हमने ये एक ट्रायंगल का सारा स्टेप किया ना, सेम इसी तरह हमने दूसरी वाली ट्रायंगल का भी यही स्टेप करना है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखना मुश्किल नहीं है। इसमें देख लें अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है EBC या BCE, इसमें भी देखें कि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये जो एंगल दिया हुआ है एंगल के ये सेम उसी तरह ही है, एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, जो कि हाइट है, इसकी पोल की हाइट हमने मालूम करनी है, और इसका जो बेस है, बेस इसका x है, वो भी हमने मालूम करना है। तो अब इसमें देखें कि जब परपेंडिकुलर और बेस के साथ एक एंगल दिया हो तो कौन सी रेशो होती है, परपेंडिकुलर और बेस के साथ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख दें टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है ना वो उसकी जगह पे हम हाइट लिख देंगे, और बेस हमारा x है, ठीक है ना। अब थीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा 60, tan 60 इक्वल टू हाइट, और x की जगह पे x इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही। अब इसमें जो tan 60 की है वो वैल्यू हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.732, और साथ ही x भी है, x को इसके बाद भी लिखा जाता है ऐसे, ये हाइट। अब इसमें देखें हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, एक इक्वेशन ये है,
इसमें भी देखें कि ये हमारे हाइट के इक्वल है, ये सारी वैल्यू ये वाली, और ये वाली वैल्यू भी हाइट के इक्वल है। इसमें जो कंपैरिजन मेथड होता है वो यही होता है ना कि अगर हम कहते हैं कि अगर अली का जो वज़न है वो किसका नाम लिखें, आमिर के इक्वल है, और इसी तरह अली का जो वज़न है वो अहमद के भी इक्वल है, यानी अली आमिर के भी इक्वल उसका वेट है और अली का जो वेट है वो अहमद के भी इक्वल है। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड। तो इसका मतलब हुआ कि आमिर और जो अहमद है ना, ये भी आपस में, इनका वज़न भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर अली भी आमिर के इक्वल है और अली अहमद के भी यानी वज़न इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सेम इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि ये वाली वैल्यू भी हाइट की इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी हाइट की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू भी आपस में, जो मैंने सर्कल किया ना, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। हम इन दोनों को आपस में इक्वल की फॉर्म में लिख देंगे। तो बाय कंपेयरिंग 1 और 2, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं। बाय इक्वेटिंग भी होता है, बाय कंपैरिजन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब दोनों को मैंने एक तरफ एक वैल्यू लिख दी, दरमियान में इक्वल डाल के दूसरी वैल्यू लिख दी, ठीक है ना। ये दोनों जो सर्कल में थी। अब जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि एक्स वाली वैल्यू एक तरफ कर लें और जो बगैर एक्स के है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये एज इट इज़, ये उस तरफ जाके प्लस का हो गया 0.5773x। अब इन दोनों को, ये भी x है ये भी x है, दोनों के सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3093x। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, पहले उनको प्लस कर लिया, अब x इधर ही रह जाएगा। ये जो वैल्यू x का कोएफिशिएंट है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 2.3093। ये मैंने थोड़ा सा कम राउंड ऑफ किया ताकि ना हमारा वो आंसर करीब करीब आ जाए, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए। तो जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया, आपके सामने है ये, तो ये 30.000, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो ये था मीटर्स में, यानी x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आ गई 30। इस वाली ट्रायंगल को ना, इस वाली ट्रायंगल को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो इसमें आ गया x की वैल्यू आ गई 30 मीटर। ये पोजीशन आ गई उसकी, यानी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट E की पोजीशन क्या है। तो पॉइंट E इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम वन पोल। एक तो मैंने ये लिख दिया कि पोजीशन ऑफ पॉइंट इज़ 30 मीटर फ्रॉम वन पोल, एक पोल से वो 30 मीटर है, और जो दूसरा पोल है वो, क्योंकि टोटल जो लेंथ थी वो 120 मीटर थी, ठीक है ना। तो 120 में से ये 30 निकाल दें तो बाकी ये कितना फासला रह जाएगा, यानी कि या ऐसे कह लें कि 120 में से 30 माइनस कर दें, एक्स की वैल्यू 30 आ गई ना, तो 120 में से 30 माइनस किया तो 90 मीटर। और जो 90 मीटर है वो इसका जो डिस्टेंस है वो फ्राम द सेकंड पोल, एक पोल से 30 मीटर दूर है वही पॉइंट, और दूसरे पोल से वो 90 मीटर दूर है। तो ये तो अब आ गई इसकी ये। अब इसमें हमने हाइट मालूम करनी है। इस वाली मैं ट्रायंगल को दोबारा आपको समझाने के लिए ड्रा करता हूँ, ऐसे करके किसी एक ट्रायंगल को आप ड्रा कर लें, इसको कर लें या इसको कर लें। ये 60 डिग्री है, हाइट हमने मालूम करनी है, और नीचे वाला जो बेस हम मालूम कर चुके हैं 30। ये बेस मालूम करने के बाद ये वाली ट्रायंगल हमने बनानी है। अब देखें इन दोनों साइड्स की जो रेशो है वो क्या कहलाती है। एंगल के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, यानी एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी साइड जो होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस है। 90 के अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूस है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है ना, परपेंडिकुलर और जो बेस की रेशो होती है वो होती है टेंजन थीटा। तो टेंजन थीटा हम 60 के साथ हम इसको अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो हमारे पास इक्वेशंस आई हुई हैं जैसे ये है, इसमें x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट भी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। यानी दोनों तरीके ठीक है, चाहे आप रेशो का मेथड कर लें चाहे आप इसमें अंदर पुट कर लें। मेरे ख्याल में वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बाय पुटिंग या पुट x इक्वल टू 30, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इन इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू हमने 30 पुट कर दी। हाइट इक्वल टू है 130 मल्टीप्लाई बाय x है, x की जगह पे x की वैल्यू की 30, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 51.96। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बुक के पीछे उन्होंने इसका जो आंसर दिया हुआ है वो राउंड ऑफ किया हुआ है, यानी इसको होल नंबर में करेंगे तो 52 ही बनता है, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका आंसर 100% ठीक है। अगर बुक के साथ आप कंपेयर करेंगे तो उन्होंने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। परेशानी होना, आप जिस तरह भी लिखेंगे दोनों तरीक़ों से ही इंशाल्लाह ठीक माना जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है, उसके टॉप से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड। जो एंगल ऑफ डिपर्शंस हैं वो यानी कि उन बोर्ड्स के साथ कितने हैं, वो दो हैं, एट द वाटर लेवल एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक वहाँ से जैसे ये आप इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रा करें, ठीक है ना, इसके टॉप से, तो इसका जो एक एंगल है वो वहाँ से 60 डिग्री पे है, यानी यहाँ से 60 डिग्री अगर तो है, तो यहाँ से 60 है तो यहाँ पे भी ये 60 होगा, ठीक है। और एक यानी यहाँ पे एक बोर्ड यहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, ये बोर्ड है, ये अंदर बैठा हुआ, दूसरी बोर्ड थोड़ा सा आगे है, तो उसका जो एंगल है वो वहाँ से टॉप से 45 है, ये उससे कम है, ऐसे करके ये इधर 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री है। तो ये मैंने इससे लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्योंकि पैरेलल लाइन होती हैं ये वाली दोनों, तो जो पैरेलल लाइन होती है ना, इनका जो ट्रांसवर्स होता है, जो लाइन को मिला रही होती है, जितना एंगल ये होता है ना उतना ही एंगल ये होता है, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, इनकी साइड अपोजिट होती है और ये इन पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं। तो ये 45 है तो इस लाइन के साथ ये 45 है, तो ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक 45 है, ये 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 60 है। अब इसमें उन्होंने ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। तो ये जो दोनों बोर्ड्स हैं इनके दरमियान में जो फासला है ना वो हमने मालूम करना है, ठीक है ना। एक यहाँ पे जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मालूम करना है, तो हमें तो इसका भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जब भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं ना, तो वो उसके कंप्लीट बेस की लेंथ आती है। तो पहले हम इस वाली ट्रायंगल की एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड भी दी हुई है, तो ये जो साइड है ना हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू दी हुई है, थर्ड साइड हम आराम से मालूम कर लेंगे, ऐसे ही है। तो जब ये वाली साइड मालूम हो गई तो फिर हम इस बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ, ये वाली लाइन समझो नहीं है, फिर इस बड़ी ट्रायंगल के साथ ये इसका एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और इसका सारे का बेस मालूम कर लेंगे। जब सारे बेस में से ये वाला बेस माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाला रह जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें कि इसमें मैंने लिखा है कि हम ट्रायंगल कौन सी को पहले हम पकड़ रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD। आप जौन सा मर्जी नाम दे सकते हैं, मेरे जो माइंड में आता है मैं लिखता क्यों BCD, यानी ये वाली ट्रायंगल जो ब्लू कलर के साथ है, इसके अंदर ये पोल की हाइट है 120 मीटर है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया था। इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जो इसका बेस है BC, यानी इस वाले हिस्से को ये Y यहाँ से लेकर ना यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो X है वो यहाँ से लेके A से लेके B तक X है। अब इसका जो बेस है ना, इस वाली ट्रायंगल का बेस BC, उसको हमने Y का नाम दिया, वो हमने मालूम करना है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल जो है BCD के अंदर एक एंगल और एक साइड दी हुई है और एक साइड मालूम करनी है। इस ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और दूसरी बेस है। 90 का अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है वो क्या कहलाती है, ये हम इससे पहले काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, फिर मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि सम टाइम ना हमें वो कि कई बच्चों को याद नहीं होता तो वो उनको जाके याद हो जाए। परपेंडिकुलर और जो बेस की रेशो होती है वो टेंजेंट थीटा होती है। तो अब इसमें लिखें टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू 120 है
और बेस की जगह पे आप y लिख लें। अब टेंजेंट थीटा की जगह पे आप लिख लें 60 डिग्री, और ये जो y इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कर लें। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर लें, तो y इधर रह गया, जो टेंजेंट 60 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। 120 को टेंजेंट की जो वैल्यू आती है ना, ये 3 अंडर रूट आती है। 3 अंडर रूट को आप चाहे सॉल्व कर लें ऐसे, तो 120 को जब इस 1.732 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 69.28। तो ये एक पार्ट की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गई 69.28 मीटर। अब जो दूसरी ट्रायंगल है, इसको मैं छुपा रहा हूँ लाइन को, ये बड़ी ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 का है, हाइट इसमें 120 है, और ये बेस मालूम करना है। बेस में सारा आ जाएगा A से लेकर C तक। इसको वैसे सॉल्व करने के और भी मेथड हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 होता है, ये सारा इस ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल का। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है ना। ये इस एंगल की अपोजिट साइड 120 है तो इस एंगल की अपोजिट साइड भी सारी 120 होगी। वो मेथड भी होता है, लेकिन हम इसमें पूरा स्टेप करते हैं। कुछ फिर बच्चे आपको आइडिया दे दिया, वो भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल्स में, बड़ी वाले ट्रायंगल में एंगल 45 का है, परपेंडिकुलर 120 है, और बेस जो ए से लेकर सी तक वो हमने मालूम करना है। तो इसमें भी ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो रेशो होती है ना, वो टेंजेंट थीटा होती है। तो थीटा की जगह पे एंगल आ जाएगा 45। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एक दफ़ा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर जो है ना वो 120 है, और बेस क्या है, बेस हमने मालूम करना है ए से लेकर सी तक। ये सारा बेस ही है, मैंने एक्स वाई अलग मैं लिखने की बजाय ना सारा ए से लेकर सी तक लिख दिया है, AC। अब इसमें जो tan 45 है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो जो tan 45 होता है ये क्या होता है, जो टेंजेंट 45 है ये 1 के इक्वल होता है, 1। तो इसको ऐसे कर लें कि इसी जगह पे 1 आ गया, ये AC इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। और AC लिखना था यार, AC इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 120। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AC इक्वल टू 120 मीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये 120 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो y वाला था वो था हमारे पास 69.28। अब उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये था कि उन्होंने पूछा था कि ये वाला x मालूम करो, हमारा असल वैल्यू ये मालूम करनी थी ये। तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं थी। हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं ना वो राइट ट्रायंगल के हैं। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू मालूम करने के लिए हमने पहले ये वाली जो लेंथ थी इसकी, जो बेस की मालूम की, फिर दूसरी वाली ट्रायंगल की ये सारी लेंथ मालूम की, पहले ये मालूम की। अब सारी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाली रह जाएगी, यानी दोनों दो बोर्ड्स के दरमियान जो फासला है ना वो हमारा आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ बोर्ड, तो टोटल में से ये वाला जो BC माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.715। तो इसको अगर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 50.72 मीटर, ठीक हो गया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो भी ठीक है, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, जिन बच्चों को समझ आ गया वो तो वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल ये AC था, ऐसे करके लिख सकते हैं कि AC में से माइनस कर देंगे, x किसके इक्वल आता है, x इक्वल आता है AC में से y को माइनस कर देंगे, सारे में से y माइनस कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है ना, जो उनके दरमियान फासला था। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 men ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट, कि एक ट्री है, ऐसे करके ट्री के अपोजिट साइड पे 2 लोग खड़े हैं। एक बंदा उस तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरी तरफ खड़ा हुआ है।
ऐसे करके एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एक तरफ से बन रहा है, जो ज़्यादा दूर है वहाँ पे 30 डिग्री का, और जो करीब है वो कह लें कि वो 60 डिग्री का, ऐसे करके। ये आपको ज़रा क्यूट करने के लिए ना इसको मैंने ये ट्री बनाया, वरना आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक हो गया, यानी ये ऐसे करके बन जाते हैं। ये ट्री है, एक तरफ 60 का एंगल हो जाएगा और एक तरफ 30 का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये ऐसे है। अगर ऐसे आपको समझ आ गया तो फिर ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको मैंने अट्रैक्टिव करने के लिए ये किया, ये आपको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाया है। और जो ट्री की हाइट है वो उन्होंने बताई है कि वो 15 मीटर है, 15 मीटर ये इसकी हाइट है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो दोनों आदमियों का आपस में फासला है, फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेंस, उन मेंस के दरमियान, उन बंदों के दरमियान जो फासला है ना वो मालूम करें। ये वाला क्वेश्चन ना हम 2 स्टेप में करेंगे। एक हम ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला फासला इसका, ठीक है ना, और दूसरी ट्रायंगल में ये वाला फासला ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको अलग से मालूम करेंगे और इसको अलग से मालूम करेंगे। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये और वाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें देखें कि जब एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल और एक साइड दी हो तो हम वो दूसरी साइड भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें कि अब इसमें 2 तरह से है कि इसको मैं नाम दे लेता हूँ पहले, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। इस तरह भी हम कर सकते हैं, या इसको हम ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 भी करके भी हम कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें आ जाएगा हाइट ऑफ ट्री 15 मीटर है और इसमें जो एंगल है ना वो है 30 डिग्री, और इसमें जो बेस है ए बी वो हमने मालूम करना है। तो जब इसमें देखें कि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और दूसरी साइड ये बेस है और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये देखें कि परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है वो क्या कहलाती है, वो रेशो होती है टेंजेंट थीटा के इक्वल। टेंजेंट थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, टेंजेंट थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री और परपेंडिकुलर उन्होंने दिया हुआ है 15 और बेस हमने मालूम करना है जिसको हमने x का नाम दिया है। ठीक है ना। अब देखें कि जो tan 30 है, tan 30 की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू अगर हम टेबल पे देखते हैं तो वहाँ पे तो 1/3 अंडर रूट आती है। तो 1/3 अंडर रूट का जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना कैलकुलेटर से, ये x इधर डिवाइड हो रहा है, x तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू बन जाती है 0.5773 इक्वल टू 15। अब x इधर ही रह जाएगा और ये जो बाकी वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी 5773। जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 25.98 मीटर। ये एक बंदे की जो था ना फासला यहाँ से लेके यहाँ तक, टी से लेके, वो आ चुका है। ठीक है ना। x का आ गई वैल्यू 25.98। ये कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। अब दूसरी ट्रायंगल में जाते हैं, उसी सेम प्रोसेस वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे ये वाला बेस मालूम करना है। ठीक है ना। इसमें भी इसकी हाइट तो दोनों की कॉमन है ना, जो ट्री की 15 है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, उसमें BCD, ये ट्रायंगल BCD, इसमें जो एंगल है बाकी चीज़ तो वही है, एंगल इसमें है 60 डिग्री का। इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर की जो रेशो होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है, ये टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है। तो इसमें जो टेंजेंट है, इसमें जो एंगल है वो थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 और परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसमें वही 15 और बेस हमने मालूम करना है जिसकी हमने y, जिसको हमने लेट किया है।
अब इसमें देखें जो tan 60 है इसकी वैल्यू जब हम मालूम करेंगे वो वैल्यू आ जाती है कैलकुलेटर पे 3 अंडर रूट है। जब 3 अंडर रूट का हम डेसिमल में करेंगे तो 1.732 और ये जो y इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 15। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था ना, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। असल में ये ऐसे है, ये अब y इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और tan 60 की जगह पे यानी कि tan 60 की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, ये 15 एज इट इज़ है। अब y इधर ही रह गया, ये वाली वैल्यू उधर 15 से जाके डिवाइड हो जाएगी 1.732। जब 15 को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.66। यहाँ पे लिख भी देंगे 8.66। इसमें आता है आगे 0 समथिंग आता है, लेकिन ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए कि ये आ गया 8.66। अब जो एक बंदा खड़ा है वो खड़ा हुआ है, उसका फासला टी से लेके 25.98 है, दूसरे का 8.66 मीटर है। यानी आदमी यहाँ पे खड़े, एक यहाँ पे खड़ा है, एक ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, एक सी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों के दरमियान में टोटल फासला कितना है, इन दोनों फासलों को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा टोटल फासला आ जाएगा उन दोनों के दरमियान। तो ये नीचे स्टेटमेंट भी लिख दी, डिस्टेंस बिटवीन टू मैंस x प्लस वाई, क्योंकि हमने इसको x का नाम दिया था ना, ये x था ये y था, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे भी हमने x के साथ x की वैल्यू निकाली थी, फिर y की वैल्यू निकाली। अब x और y को प्लस किया तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट्स करके भी बताया करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री बना हुआ है उसके टॉप पे बैठ के ये बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो, क्या उसको मसला हो गया कि ऊपर चढ़ गया है। उसमें द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिपर्शन ऑफ द टॉप ऑफ, यानी कि ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी कि जो एलिवेशन होता है वो और जो दूसरा बॉटम की तरफ आप बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खड़े खड़े अगर हम इसको ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ ड्रा की है कि यहाँ पे खड़े जो एंगल वहाँ से ऊपर को बनेगा, जो एंगल नीचे को बनेगा वो तो होगा ना एंगल ऑफ डिपर्शन, जो वहाँ से ऊपर को बनता है, यानी कि जहाँ पे खड़ा हो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वहाँ से जो एंगल ऊपर को बनता है ना, वो एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, जो पहला नाम है ना वो पहले आ जाएगा 30 का, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे करके, ये 30 डिग्री पे है। और वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45। इस लाइन से कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इधर को ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे करके ये। तो इसमें ये होता है कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। तो ये एंगल किस तरफ को बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं सामने इसके बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ को। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी बिल्डिंग है, ये ऐसे करके मैं बनाता हूँ, ये सारी बिल्डिंग है इसके सामने, ये ऐसे, ये ठीक है ना, बढ़ा लें आगे, ये सारी बिल्डिंग है। अब अगली बात क्या कर रहा है, द हाइट ऑफ ट्री इज़ 15, अच्छा ये नहीं है, ये द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 मीटर। ये जो ट्री था इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एक तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना ये हमने मालूम करनी है, ठीक है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हमने मालूम करनी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग, जो ट्री है और जो बिल्डिंग है इनके दरमियान जो फासला है ना वो भी हमने मालूम करना है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x है ये भी हमने मालूम करना है, और ये सारी हाइट है, इस सारी हाइट को क्या हम नाम दे सकते हैं, इसको हम y का नाम दे देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, ठीक है ना। ये y भी हमने मालूम करना, ये 2 पॉइंट हमने मालूम करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये 2 स्टेप में होगा। इसमें सबसे पहले तो आपने ये जो ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, ये आपको इसको आपने सॉल्व करना है। इस ट्रायंगल में देखें कि ये एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड बेस,
इसमें एक एंगल और एक साइड दी हुई है, ये साइड हम मालूम कर सकते हैं। तो जब ये साइड मालूम आ गई तो ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करेंगे। अब इस डायग्राम को देखते हुए इस ट्रायंगल्स के मैंने इनके वर्टिस के जो नाम भी दे दिए, ए बी सी डी और ई। तो पहले हम इस वाली ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करते हैं। इसमें ये एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। इसमें जो ट्री की जो हाइट है वो 12 है, जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसमें जो बेस है वो हमारा अननोन है एक्स है, और इसमें जो एंगल है 45 डिग्री का है, ठीक हो गया। अब इसमें देखें परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है ना वो क्या होती है, उसमें साइन कॉस या टेन में से वो होती है टेंजेंस की इक्वल, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर और बेस ही दो साइडें दी हुई ना, जो दो साइड दी हुई हैं उसके मुताबिक हमारी ये हमने एंगल सेलेक्ट करना होता है कौन सा होता है। तो इसमें साइन कॉस या टेन, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें। टेंजेंट थीटा की जगह पे आ जाएगा 45, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 12 है, और बेस हमने मालूम करना है जो कि हमारा एक्स है, ठीक हो गया। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 इधर रह गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x 1 x और 12 मीटर। ये तो आ गया x की वैल्यू, यानी बिल्डिंग और ट्री के बिटवीन जो डिस्टेंस था ना ये वो आ गया। पहले मैं इसको लिख लूँ फिर अगली बात बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इज़ 12 मीटर, ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखें, अब जो हमने दूसरी चीज़ मालूम करनी है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने मालूम करनी है। अब इसमें देखें, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, यानी बी से लेके सी तक 12 है, तो ए से लेके ई तक भी 12 है। इधर कर लेता हूँ, बी सी जो है इक्वल टू ए ई के, जो कि 12 मीटर है। यानी ये अगर 12 है तो ये यहाँ से लेके ए से लेके ई तक भी 12 है, और ए बी जो है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है उतना ई से लेके सी तक फासला है, ऐसी है ना। ई सी ये भी इक्वल टू, ये भी एक्स की वैल्यू 12 आई है ना, तो ये भी 12 है। अब हमने हाइट मालूम करने के लिए हमें इस साइड की लेंथ का पता है, ये 12 है तो ये भी 12 है। अभी हमने सबसे पहले ये वाली साइड मालूम करनी है। अगर ये वाली साइड x की वैल्यू 12 आई है तो ये वाली साइड भी 12 है। अब इस वाली ट्रायंगल से जो आपको नज़र आ रही है ट्रायंगल DEC, इस वाली ट्रायंगल में ये साइड 12 है, क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 है। ये x की वैल्यू हमने मालूम किया ना अभी 12, तो यहाँ से देख के ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। ये क्योंकि ये एक पैरेलल, ये जो जैसे रेक्टेंगल होती है ना, ये रेक्टेंगल शेप में है ये, तो ये साइड 12 है, ये एंगल 30 है, और ये वाली साइड जो है ना ED, ये हमने मालूम करनी है। जब ED की लेंथ आ जाएगी ना, ये लेंथ और इस लेंथ को प्लस कर देंगे तो ये टोटल हाइट बिल्डिंग की आ जाएगी। अब पहले हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ECD, तो उस वाली ट्रायंगल को मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला ऊपर वाला जो पीस है ना यहाँ पे दोबारा अकेला ड्रा कर दिया है। अब इसमें देखें कि इसमें भी हमने ये जो इसका जो परपेंडिकुलर है, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और जो साथ वाली जो एडजेसेंट साइड होती है ये बेस। अब बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशो होती है वो क्या होती है, वो टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें टेंजेंट थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है जो कि PDE, ठीक है ना, और बेस कितना है, बेस है 12। अब इसमें जो टेंजेंट 30 की वैल्यू है वो हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो वो जब वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.57735 कर लें, या 3 रहने दें, या इसको 4 कर लें, जैसे मर्जी कर लें। जितना हम इसको करेंगे ना ज़्यादा उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ये 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ रह गया DE। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6.93। ये DE की लेंथ आ गई। DE की लेंथ कौन सी थी, ये वाली यहाँ पे।
ये 12 थी और ये आ गई ई से लेके ई डी या डी ई की जो लेंथ है ये हमारे पास आ चुकी है 6.93 ये 6 ई से लेके डी तक ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट आ जाएगी। तो आप देखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग ए ई प्लस ई डी, ए ई 12 था और ई डी अभी हमने मालूम किया 6.93, इनको प्लस करेंगे तो 18.93 मीटर। तो ये बिल्डिंग की हाइट आ चुकी है, ठीक है ना। और इससे पहले हमने जो इनके दरमियान जो फासला था बिल्डिंग और ट्री के दरमियान में वो भी हम निकाल चुके हैं। ये जो 12 था ना ये वाला ए ई का, ये हमने कैलकुलेशन से नहीं किया था, ये इसकी अपोजिट साइड थी। ये 12 था तो ये भी 12 है। ये 12 हमने वैसे डायरेक्ट यहाँ से ले लिया था, ऊपर वाली वैल्यू हमने इस वाली ट्रायंगल से मालूम कर ली, फिर दोनों को प्लस किया तो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक पॉइंट ए है, ग्राउंड के ऊपर है, वो 200 मीटर दूर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज़ अल्फ़ा। एक टावर है, ठीक है ना, टावर से एक पॉइंट है ए, इसको नाम हमने ए दे देना है क्योंकि बुक के अंदर खुद उन्होंने बताया कि ए है। वो पॉइंट ए कितना दूर है, यहाँ से 200 मीटर दूर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 200 मीटर, ठीक है। और इस एंगल का नाम है अल्फ़ा, ये उन्होंने एक बताया है। यहाँ तक जो बात हमें समझ लगी है कि जो टावर है, टावर से 200 मीटर के फासले पे वो पॉइंट है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो जो टावर के टॉप से है वो अल्फ़ा है। देयर इज़ एन अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर, यानी पहले जहाँ ए पे खड़े हैं, ए से टावर यानी 80 मीटर और करीब चले जाना है, यानी यहाँ से टोटल 180 है तो एक पॉइंट और आ गया, यानी यहाँ से 80 मीटर और इधर आ जाना है। 80 मीटर नीरर, 80 मीटर करीब है टू द टावर, यानी जितना पहले 200 है ना, 200 से 80 मीटर यानी कि पहले 200 है, वहाँ से 80 मीटर और करीब हो जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बाकी 200 से 80 निकाल देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 मीटर है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है उसका नाम उन्होंने बताया हुआ है 80 मीटर नियर टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द बी इज़ बीटा। इस पॉइंट को उन्होंने बी का नाम दिया है, ठीक है ना, बी का नाम दिया है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको बीटा का नाम दिया है, बीटा। इफ़ टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 2/5, ये उन्होंने बताया हुआ है कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 2/5। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की ये हाइट मालूम करनी है और दूसरा ये बीटा की वैल्यू भी मालूम करनी है, यानी हाइट ऑफ टावर मालूम करनी है और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं। इसमें देखें कि हमने दो वैल्यू इस वाली ट्रायंगल में बी सी डी, इस ट्रायंगल की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम बड़ी ट्रायंगल ए सी डी के अंदर हम पहले अल्फ़ा मालूम कर लेते हैं। अल्फ़ा जब मालूम हो जाएगा ना तो इस ट्रायंगल में एंगल और एक ये इस साइड, इस बड़ी ट्रायंगल की ये पूरी साइड का हमें पता है ये 200 है, ये 200 और ये एंगल जब मालूम हो जाएगा तो हम इसकी ये वाली साइड मालूम कर लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे हैं। सबसे पहले इसका जो अल्फ़ा मालूम करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू ये जो टेंजेंट है दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स 2/5। तो ये हमने, क्योंकि कैलकुलेटर 9th में अलाउ ही होता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब हम इसने शिफ्ट के साथ टेंजेंट को दबाएंगे और फिर 2/5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 21.80, 21.80। वैसे 801 आ रहा है लेकिन 80 ही काफ़ी है। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये ज़रा मैं वैसे प्रोमिनेंट करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ये एंगल हमारा आ चुका है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बारीक सा करके। अब देखिए कि जो ट्रायंगल ए सी डी है, ए सी डी, ये जो रेड लाइन है ये समझे नहीं आप, तो ये जो ब्लू वाली है इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमारे पास आ चुका है। ये साइड भी जो ए से लेकर सी तक साइड है वो भी 200 मीटर है और एक साइड और एक एंगल दिया हो तो हम इसका एक दूसरी साइड मालूम कर सकते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस
90 डिग्री के जो साथ वाला जो यानी कि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो एंगल हमारा बनता है वो होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा नाम है, अल्फ़ा ही लिख लेते हैं या थीटा लिख लें, कि जैसे आपकी मर्ज़ी है आप वैसे लिख लें। बाद में इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स ओवर यानी परपेंडिकुलर ओवर ऐसे परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आप लिख दें, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आती है 20, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है 21.8 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है इस ट्रायंगल का, ये एक्स है, एक्स ओवर बेस है इसका 200। अब इसमें कैलकुलेटर से हमने जो टेंजेंट 21.8 की वैल्यू जब मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.3999 ऐसे करके चलती है, यानी इसको हम 4 भी कर सकते हैं। और ये 200 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ एक्स रह गया। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 79.999, ठीक है ना, वरना इसको हम 4 कर देते तो ये ऐसे करके आना था 79.999। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 80, एक्स की वैल्यू आ गई 80। एक्स क्या था, एक्स इसकी हाइट है, हाइट इसकी आ चुकी है 80 मीटर, ठीक है ना। ये लिख भी दें यहाँ पे हाइट, हाइट को क्या मालूम करनी थी, हाइट इक्वल टू 80 मीटर। एक स्टेप हो गया। अब रहेगी बात अल्फ़ा की, बीटा की, बीटा मालूम करना है। इस वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में ये वाली साइड 120 है और ये वाली साइड भी हम मालूम कर चुके हैं 80 है। जब दो साइडें मालूम हो तो हम एंगल उसका मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों साइड्स की जो रेशो है वो क्या बनती है, इन दोनों साइड की जो रेशो है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस की, ये टेंजेंट्स की इक्वल होती है। लिख भी लें इन ट्रायंगल BCD, इसमें जो टेंजेंट, ठीक है ना, बीटा यहाँ पे दिया हुआ, बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें बीटा की वैल्यू क्योंकि मालूम करनी है, वो बीटा इधर रह जाएगा तो टेंजेंट उस तरफ जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने मालूम किया 80 और बेस की वैल्यू है 120। क्योंकि इसमें देखें ना, ये यहाँ से इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120 है। तो अब इसका, अच्छा ये नहीं था बीच में, टेंजेंट इनवर्स 80 ओवर 120। अब इसको चाहे आप कैलकुलेटर से करें, चाहेगा इसमें करना ही कैलकुलेटर से हमने, तो ये आ जाता है बीटा की वैल्यू जब टेंजेंट इनवर्स करेगा ना इसके साथ तो 33.690 यानी 69 हो जाएगा डिग्री। तो ये बीटा की वैल्यू भी आ गई, उसकी टावर की हाइट भी आ गई और ये बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन जब आप इसका जो बेसिक स्टेटमेंट समझ जाएंगे तो ये मुश्किल नहीं है। इसमें है कि आ बोट मूविंग अवे फ्राम अ लाइट हाउस, लाइट हाउस से एक बोट जो कश्ती है वो मूव कर रही है 200 यानी कि 206.6 मीटर हाई। ये उन्होंने लाइट हाउस की यानी कि हाइट बताई है। ये लाइट हाउस इतना हाई, उसका यानी कि जो लाइट हाउस इतना मतलब हाई है, उससे एक बोट दूर जा रही है 120 सेकेंड्स में, यानी 120 सेकेंड के अंदर वो चेंज कर देती है अपना जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टू 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो बोट की स्पीड फाइंड करनी है। इसमें देखें कि सबसे पहले हम इसका करते हैं कि इसका जो लाइट हाउस की हाइट है ना वो आपको लिखते हैं 206.6 ऐसे हो गया मीटर। अब जो उसकी बोट है वो जहाँ कहीं भी खड़ी है ऐसे करके, पहले वो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, ठीक है ना, पहले वो 60 डिग्री के एंगल पे थी, फिर 60 से वो 45 डिग्री के एंगल पे आ गई, यानी उससे अवे मूव कर रही है ना, ये उन्होंने बताया ना कि मूविंग अवे,
उससे दूर जा रही है। और अगर इसको हम पॉइंट्स को नाम देते हैं, अगर ए और ये बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है ना वो उसने 120 सेकंड में यानी कि तय किया है। बी से लेके ए तक वो जिस स्पीड से जा रही है ना वो उसका डिस्टेंस है ना उसके लिए टाइम उसका 120 सेकंड है। तो फाइंड द स्पीड, वो जो उसने फासला तय किया है वो कह रहे हैं कि वो किस स्पीड से किया है। तो ये इसका जो स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास टाइम तो है, हमने जो इससे पहले फार्मूला सीखा हुआ है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये स्पीड का फार्मूला है। लेकिन जब हम अगर इसको फिज़िक्स के मुताबिक आते हैं, फिज़िक्स के अंदर इसके अंदर स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी होता है ये डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वाला हो जाता है। इससे पिछली क्लासों में हम ये वाला पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। फिज़िक्स के अंदर ये वाला होता है। तो यानी कि हमें डिस्टेंस भी चाहिए, तो टाइम तो हमारे पास है ही जो उन्होंने बताया हुआ है कि 120 सेकंड। तो जब इसका डिस्टेंस आ जाएगा उसको टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो फासला है ना डिस्टेंस ये मालूम करना है ए से बी तक। इसको कि हम नाम दे देते हैं ये सी और ये डी। तो इसमें जो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल बी सी डी जो है ये वाली इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प के साथ हम ये वाला जो फासला ना इसका ये मालूम कर लेंगे, ठीक है। जब ये मालूम हो जाएगा फिर हमने क्या करना है कि फिर जो बड़ी ट्रायंगल है ये वाली ए सी डी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसका भी एक एंगल दिया हुआ और एक साइड दी हुई है। तो हम इसका ये वाला ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है ना ये मालूम कर लेंगे। तो ये वाला मालूम कर लेंगे, ये हमने पहले मालूम किया होगा। इस सारे में से ये माइनस कर देंगे, बाकी ये वाला फासला हमारे पास रह जाएगा। फिर हम उस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो इस तरह ये 2 दफ़ा इसमें ना वो जो फार्मूला ना अप्लाई होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला। तो इसमें ट्रायंगल बी सी डी के अंदर एंगल 60 डिग्री का है। ये जो हाइट इसकी परपेंडिकुलर है ये है और बेस हमने मालूम करना है। तो देखें इस साइड परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशो होती है वो क्या होती है? वो होती है टेन या टेंजेंट। टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसे होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। थीटा की जगह पे आ जाएगा 60, परपेंडिकुलर 206.6 और बेस हमने मालूम करना है। बेस इसमें क्या है? बी सी, बी से लेकर सी तक। अब tan 60 की वैल्यू लिख लें और बी सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू 3 अंडर रूट होती है। 3 अंडर रूट को जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1.73 और 2 ये आ जाता है। अब क्योंकि बी सी की वैल्यू मालूम करनी है, बी सी इधर ही रह जाएगा, ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी 1.732। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो 119.28 मीटर आ गया। ये क्या आ गया? बी सी का फासला, इन बी से लेके सी तक 119.28 मीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वैसे तो हम इसको फार्मूला अप्लाई करके ये सारा ए से लेके सी तक मालूम करेंगे, लेकिन वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, इसका अगर ये 45 एंगल है तो ये भी 45 होता है। अगर 2 एंगल इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट साइड 206 है 0.6, तो इस एंगल के अपोजिट साइड भी 206.6 होगी, ठीक है ना। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर बाद थोड़ा टाइम शॉर्ट हो। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इस बड़ी ट्रायंगल ए सी डी, इसमें देखें जो एंगल है 45 का है, ठीक है ना, एंगल 45 डिग्री का है और बेस हमने मालूम करना है और इसकी जो परपेंडिकुलर है वो 206 है। तो आप इस वाली ट्रायंगल में भी देखो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होती है वो होती है टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। थीटा इसमें 45 है, 45 परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 206.6 डिवाइड बाय बेस। बेस कितना था? बेस है ए सी, वो हमने मालूम करना है ए सी। अब इसमें ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan 45 की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। जो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, 206.6
इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रह जाएगा ये, तो 206.6 मीटर। ये क्या आ गया, ये ए से लेके सी तक 206.6, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने मालूम करना था ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। इस सारे में से ये बी, इन ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो बाकी ए बी रह जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो अब देखिए ए बी से ए बी मालूम करने के लिए ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे, यानी ए सी की वैल्यू ये वाली है और बी सी की वैल्यू ये है जो हमने अभी पहले मालूम की है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 87.3, ऐसे करके आ रहा है 319। हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 32 कर लेंगे, 32 मीटर। ये तो आ गया हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब हमने स्पीड मालूम करनी है। तो इससे पहले ये आपको डिस्टेंस का फार्मूला एक ट्रायंगल की शेप में आपको सीखा होगा पहले भी, ऐसे करके कि जब भी स्पीड मालूम करनी हो तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है ना। तो अब हमने स्पीड, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 87.32 और टाइम कितना है, टाइम उन्होंने बताया था हमें 120 सेकेंड्स। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यानी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 0.727। इसका क्योंकि जो डिस्टेंस था वो मीटर में था और जो टाइम है वो सेकंड्स में है, मीटर पर सेकंड्स। तो या इसको हम राउंड ऑफ करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.73 मीटर पर के लिए ये भी यूज़ होता है, पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।